जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके जीएस की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम टॉप 30 प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं पढ़ने के लिए उनसे निवेदन करेंगे कि अब आप लेट मत करा करिए, डेली लाइव जुड़िए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कितने लोगों को इसका उत्तर पता है? जल्दी से पढ़कर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक दर्जा किस तिथि को मिला? ए ऑप्शन कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 को, बी ऑप्शन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, और सी ऑप्शन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को। तो संवैधानिक दर्जे की बात किया जा रहा है, तो नोट करिए, राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 22 जुलाई 1947, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर एक डेट और रखा गया है कि 26 नवंबर 1949। ये डेट भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। नोट कर लीजिए, संविधान सभा की आखिरी बैठक अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो यहाँ पर आखिरी बैठक जो थी वो हुआ था क्या? 26 नवंबर 1949 को आखिरी बैठक। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, आखिरी बैठक जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर एक डेट और रखा गया है क्या, कि 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान जो है हमारा लागू हुआ था। यह भी नोट करिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो लागू कब हुआ था? तो एकदम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो 22 जुलाई 1947 इसका ए ऑप्शन सही होगा। नोट करिए यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि किस शासक के काल में भूमि अनुदान व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इतिहास का। बताइए, अशोक का, या चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन, या कुमार को? तो आपको बताना है किस शासक के काल में भूमि अनुदान व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो यह विस्तार हुआ था हर्षवर्धन के इस काल में। आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपके होमगार्ड के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित, यानी कि संविधान से संबंधित ये प्रश्न आ गया है। देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? हमने आपको कुछ पहले ही बताया था इसके बारे में, तो जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 245, 248, 200, 368 या 370? तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा। अभी हाल ही में 370 पिछले वर्षों में बहुत ही चर्चा में रहा था। आपको भी पता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो बात किया जाए संविधान की संशोधन प्रक्रिया की, तो यह होता है 368 के द्वारा। अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया निहित है। अब आप ये प्रश्न जान गए। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है, प्रेरित है किस देश से? यह प्रेरित है किससे? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया था कि हमारे देश के संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला भी कहा जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। बात अगले प्रश्न की, किस नदी को प्राचीन काल में बिपाशा कहा जाता था? रावी को, झेलम को, ब्यास को, सतलुज को? चलिए, बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने लोगों ने ब्यास ऑप्शन चुना है, यानी सी वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल इन्हीं का उत्तर सही होगा। बाकी आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सही करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 3 समुद्रों से लगती है, कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तीनों जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए।
भारत का एकमात्र राज्य कौन-सा है, जिसकी सीमा 3 समुद्रों से लगती है? तो यहाँ पर कौन-सा है वह राज्य? बिल्कुल तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक नाच कथक है, कथकली है, आप बताएँगे इसमें से कौन-सा होता है, ठीक है? एक डांस है यहाँ का, ठीक? एक डांस है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएँगे डांस कौन-सा है? अगला प्रश्न देखिए तब तक क्या कह रहा है, किस वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में और यजुर्वेद में? चलिए, जल्दी से बता दीजिए किस वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए जो ऋग्वेद है इसी में हमारा सभा और समिति का जो है उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में ही जो गायत्री मंत्र है ये भी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र लिखा गया है, ये जानते रहिएगा। सामवेद को क्या कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, ठीक? सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को क्या कहते हैं? जादू टोने का वेद कहते हैं, ठीक है? जादू टोने का वेद कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? ये आप बताएँगे। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऋग्वेद यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश से लिया था? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या कनाडा से? चलिए, जल्दी से बताइए। भारत राज्यों का संघ है, अगर यह पूछा जाए कहाँ से लिया गया तो यह हमारा कनाडा से लिया गया। मतलब संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ये जानते रहिएगा। और आयरलैंड से क्या लिया गया था एक बार कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल, आयरलैंड से क्या लिया गया था? हमने आपको बताया था इससे पहले, नीति निर्देशकता तो लिया गया था। चलिए जल्दी से बताइए। संसदीय शासन व्यवस्था, चलिए, अभी ठीक है संसदीय भी आएगा, चलिए। और बात अगर अमेरिका की जाए तो अमेरिका की में से क्या लिया गया था बताइए? अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, ठीक? मौलिक अधिकार, शॉर्टकट में लिख रहा है, नोट करिए इसे, ठीक है? और ब्रिटेन से जो लिया गया था संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ पर जो सांसद बन रहे हैं ना, इसका प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है? तो यह भी जान जाइए। अब बात इस प्रश्न के उत्तर की अगर करेंगे, प्रश्न संख्या 7 का, तो बिल्कुल सही, यह भी अमेरिका ही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है? अगर बात आपसे पूछा जाए, एक चीज़ और पूछा जाता है समवर्ती सूची, ठीक है? यहाँ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो किस देश से ली जाएगी? यह ऑस्ट्रेलिया से ली जाएगी, ठीक है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आप लोग नोट करिएगा, थोड़ा लिखने में यहाँ पर दिक्कत होती है इसलिए हम लिख नहीं पाते यहाँ पर, ठीक है? चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे, क्या है देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में? चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारत में कब किया गया? तो भारत में 1953 ईस्वी में किया गया था, ये भी आप जानते रहिएगा, ठीक है? 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पहली बार किया गया था भारत में। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपको वर्दी स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको पता होगा कि डेली सुबह 10 बजे आपके लिए होमगार्ड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक? तो दायित्व तो इतना ही आपका बनता है कि आप डेली पढ़िए आकर, ठीक है? आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करिए, लेकिन डेली क्लासेज को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बात प्रश्न की करेंगे, ठीक? चलिए, कह रहा है कि किस गुप्त शासक के काल को स्वर्ण युग का चरम माना जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा? चलिए, किस गुप्त शासक के काल को स्वर्ण युग का चरम माना जाता है? प्रश्न संख्या 9 है और बिल्कुल सही, यहाँ पर
चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जानते हैं, इनका नाम होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि मिली थी। ठीक है, इनका नाम अलग से अगर दे दिया जाए तो विक्रमादित्य हो जाएंगे। याद करिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की। किस मिट्टी में चूना जो है, चूने की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में या मरुस्थलीय मिट्टी में? बताइए कौन सा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। चलिए, लाल मिट्टी में नहीं होगा भाई साहब, लाल मिट्टी में चूने की मात्रा नहीं होती सबसे अधिक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक जो होती है वह मरुस्थलीय मिट्टी में, यानी कि डी वाले ऑप्शन में सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत की रचना किस भाषा में हुई है? मेघदूत के रचनाकार कौन है, एक बार इसको कमेंट करिए पहले तो, और तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। ठीक, तो चलिए, मेघदूत की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, अपभ्रंश में? तो यहाँ पर जो इसकी रचना की गई थी वह की गई थी संस्कृत भाषा में। अगर आप लोग इंटर में संस्कृत पढ़े होंगे, मतलब 12वीं क्लास में, तो आपको यह मिला होगा बुक। ठीक है, मेघदूत चली होगी, क्योंकि इंटर में पहले तो 6-7 किताबें चलती थी, अब पता नहीं कितनी किताबें चलती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संसद के किस सदन को अविच्छिन्न सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अविच्छिन्न मतलब कभी भी सदस्य, मतलब कि इसका समापन नहीं होता। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, लेकिन सदन जो है कभी भंग नहीं होती, मतलब कह सकते हैं ना समाप्त नहीं होती। जो लोकसभा होता है यह 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट रहती है, राज्यसभा। तो यहाँ पर उत्तर जो है यह दूसरा होगा। ठीक है, लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, ऑटोमेटिक चुनाव यहाँ पर होता है, लेकिन राज्यसभा यह कभी भी भंग नहीं होती है। आपको पता होगा, उससे मत समझिए कि जो भाषण के दौरान भंग होता है वो वाला भंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है प्रत्येक 6 वर्ष पर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिर से चुनाव होकर वो लोग फिर से चुन लिए जाते हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये बात आपको पता होना चाहिए। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि लोकसभा सबसे बड़ा है या राज्यसभा? तो आपको बताना है कि राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में बुजुर्ग लोग बैठते हैं। ठीक है, इतना पता होगा आपको। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा यहाँ से कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार धन विधेयक लाती है, धन विधेयक होता है ना, ये आप जानते हैं, धन विधेयक सिर्फ केंद्र सरकार ला सकती है। तो केंद्र सरकार जब धन विधेयक लाएगी तो यह कहाँ पर आएगा सबसे पहले? लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में? एक बार इसका उत्तर बताइए तो। चलिए, जो धन विधेयक केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है वह सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत करेगी? सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही। राज्यसभा भले ही सबसे बड़ी सदन कही जाती है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में ही हमारा धन विधेयक आएगा सबसे पहले। अगर लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया तो राज्यसभा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। धन विधेयक का अधिकार मूल रूप से लोकसभा के पास होता है। लोकसभा में सबसे पहले पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा को धन विधेयक को हर हाल में पास करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए धन विधेयक ये लोग पास नहीं करते राज्यसभा वाले, तो 14 दिन के बाद वह ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। ये होता है हमारा संविधान का प्रक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो बी ऑप्शन राज्यसभा होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बात राष्ट्रपति के शासन से की जा रही है, वह कौन सा अनुच्छेद है बताइए। ए कह रहा है 352, बी कह रहा है 356, सी 360 और डी 365। 352 में किसका उल्लेख है? तो आपातकाल का उल्लेख है। चलिए, 352 में आपातकाल, 356 में ये हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन जो है 356 में ही है इसका उल्लेख। और बचा 360 में, इसका क्या उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल। चलिए, इसमें उल्लेख है वित्तीय आपातकाल का, ये नोट कर लीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 356 सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। बताइए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? एक बार कमेंट करिए। तो आपको भी पता होगा कितना, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। कितने किलोमीटर की? लगभग 4000 कुछ किलोमीटर का है। आप लोग इतना जानते रहिएगा, 4000 प्लस ही है, उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है नंबर। ठीक है, तो चलिए हम फिर बता देंगे किसी क्लास में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत, तो वह है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, ये जानते रहिएगा। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है भारत। कितने किलोमीटर का? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ भारत। ये भी जानते रहिएगा। ठीक, चलिए। शायद बांग्लादेश वाला 4038 किलोमीटर है क्या? चलिए हम कभी बता देंगे फिर से। 4038 लगभग है, इतना जानते रहिएगा, 4000 लगभग 38 है। आगे बढ़िए और अफगानिस्तान वाला याद करिए, 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? हिंदू धर्म में कोई तीन जो है रत्न नहीं है, ये आपको भी पता है। और बौद्ध धर्म में भी नहीं है तीन धर्म, तीन रत्न सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल। चलिए 15 का उत्तर बताइए। नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो गलती हो रही है, क्योंकि सिख में नहीं है। ठीक है, सिख में नहीं है, बिल्कुल आपने सही बताया, सिख में नहीं है और ना हिंदू में है। तो अब आपको ए और बी में से उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर 15वें का जो उत्तर होगा ये होगा बौद्ध धर्म। बिल्कुल बी ऑप्शन। अभिधम ये सब सुने होंगे नाम ना, इसका संबंध इसी से है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। भारत में लोक सेवा जो लोक लेखा समिति होती है का अध्यक्ष समानता कौन होता है? लोक लेखा समिति के बारे में पढ़े हैं नहीं कभी संविधान में? पढ़े हैं, ठीक है। चलिए बताइए। सत्तारूढ़ दल का सदस्य, विपक्ष का सदस्य, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 16 16 जल्दी। बिल्कुल सही। विपक्ष का जो सदस्य होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष यही होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि किस शिलालेख से खारवेल के जीवन की जानकारी मिलती है? अब ये खारवेल क्या है एक बार बताएंगे आप सब। प्रयाग प्रशस्ति, नासिक लेख, हाथी गुफा लेख या गिरनार लेख? फटाक से 17वें प्रश्न का उत्तर बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा हाथी गुफा लेख हो जाएगा। एक प्रयाग प्रशस्ति रचना है, इसे भी जानते रहिएगा। यह रचना के बारे में, तो रचना में किसकी है? तो यह है हरिसेन की रचना। ठीक, यह रचना हरिसेन जी की है, यहाँ पर ये भी जानते रहिए। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील और पैंगोंग झील जो है, इससे बताइए कौन सा होगा। चले, सबसे गहरी झील की बात किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पैंगोंग झील जो है यही हमारी सबसे गहरी झील है, आप जानते रहिएगा। और यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर लोकटक झील दिया गया है। आपसे पूछा जाए यह किस राज्य में है, तो यह जो है मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। अगर बात किया जाए चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, यह भी जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलर झील, एक प्रश्न बुलर झील से यह बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है बुलर झील। चलिए, सबसे बड़ी बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, मीठे पानी वाला झील, ये जानते रहिए। क्योंकि हर प्रकार से आपको तैयार रहना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम स्रोत क्या है?
ब्रिटिश संसद है, संविधान सभा है, भारत की जनता है, सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए 19वें का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अंतिम स्रोत जो है संविधान सभा नहीं बल्कि भारत की जनता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए ठीक है, ठीक एकदम अभी समय हमारे पास काफ़ी है। अगर आप आज हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं तब भी हम आपको उतनी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बात अगले प्रश्न की, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कोयला है, दूसरा कह रहा है लोहा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा बॉक्साइट। बताइए ब्लैक गोल्ड किसे कहेंगे? काला सोना किसे कहा जाता है? तो जितने भी लोग काला सोना बता रहे हैं किसे, बिल्कुल कोयला को। बताइए क्या आपका उत्तर सही होगा कि नहीं होगा? ठीक, चलिए बिल्कुल नहीं, यहाँ पर काला सोना कोयला को नहीं कहा जाएगा, हम कहेंगे पेट्रोलियम को। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम ऑप्शन ना होता तब हमारा उत्तर ए वाला हो जाता है, लेकिन कोयले से बेहतरीन ऑप्शन निकला हमारा पेट्रोलियम, इसलिए हमारा उत्तर ए की बजाय सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, सेवा क्षेत्र, निर्यात। चलिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? बताइए फटाक से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हमने आपको क्या बताया था? कृषि विकास। क्योंकि जिस समय हमारी सरकार ने उस लाया था पंचवर्षीय योजनाओं का योजना, वहाँ पर हमारे देश में भुखमरी फैले हुए थे, लोग भूख से मर रहे थे, कभी भारत की स्थिति इतनी दयनीय थी। ठीक है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने इतना अच्छा काम किया कि आज देश में सब लोग खाने को पा रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है देश में, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, कृषि विकास यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली? प्लासी के, बक्सर के, या पानीपत, या वादीवास। बताइए वादीवास कहा जाता है ना इसे। बिल्कुल चलिए, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिले थे? तो वह युद्ध था बक्सर का। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? क्या 1764 में हुआ था कि नहीं? बताइए बक्सर का युद्ध 1764 में। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्यों से, भाषाओं से, करों से, चुनाव से। चुनाव से जो है हमारी 8वीं अनुसूची नहीं संबंधित है। यहाँ पर जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वह है भाषाओं से। यह जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल। पहली बार भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था तो वह राज्य कौन सा था? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे आइए। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? यह प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी करा दिया था, तो इसका उत्तर जो होगा गंगा होगा। ठीक है, ये गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है? एक बार कमेंट करिए, किस शहर से होता है और किस जिले से होता है? एक बार इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है। यहाँ पर इसका उत्तर जरूर बताइए। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में जो है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम योग्यता क्या होती है, आयु क्या होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। चलिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये कि आप सभी लोग ध्यान से देखिए, क्या 25 वर्ष की आयु किसमें होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने। ठीक है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख लीजिए, लोकसभा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट। चलिए पूरा काट देते हैं। 25 वर्ष में लोकसभा सदस्य। ठीक, सभा सदस्य, तो 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए। आप पूछा जाए 23 वर्ष क्या होता है? तो 30 सभा राज्यसभा जो होता है, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष कम से कम।
और प्रश्न के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की उम्र होनी ही चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उम्र किसकी, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष से अधिक की उम्र किसके लिए होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और 35 वर्ष के ऊपर उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। यही चीज देखिए, यहाँ पर सिर्फ उत्तर राष्ट्रपति के लिए नहीं होगा ये, बल्कि ये उपराष्ट्रपति के लिए लागू होता है, राज्यपाल के लिए यही लागू होगा। ठीक है, और यही चीज उपराज्यपाल के लिए भी लागू होगा, ये जानते रहिएगा। ठीक, तो इन तीनों चारों जो लोग जो होते हैं इनके लिए 35 वर्ष अनिवार्य है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसे तो बताने की बात नहीं क्योंकि ये आप सब जानते हैं। ठीक है, वह था हमारा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज लागू हुआ, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सरकारिया या मंडल। किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज लागू हुआ था, एक बार इसे कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 27 बिल्कुल, इस समय वर्तमान में हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और यह सदस्य का समिति का सदस्य कौन था, वो मेन वो थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसी आयोग की समिति की सिफारिश पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और अशोक मेहता एक समिति बनी थी, यह 2 स्तर के लिए बात कहे थे इन्होंने। ठीक, आपसे पूछा जाए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कब हुआ था, मान लीजिए 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर, वह साल कौन सा था, तो 1959 था। राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। ठीक, और शहर कौन सा था, राजस्थान का एक शहर है नागौर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। ये जानते रहिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है इस पंचायती राज्य से। चलिए आगे आइए और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दक्कन का पठार मुख्यतः जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना है, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या जलोढ़। बताइए, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। चलिए 29 का 28, अभी चलिए 28 है बिल्कुल, सी वाला आग्नेय चट्टान से यहाँ पर बना है, ये जानते रहिए। आ गए 29 पर, चलिए सी वाला देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये जानते रहिएगा। और अगला प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया। आखिरी प्रश्न और ही इंपॉर्टेंट है, बताइए पहली बार आपातकाल भारत में कब लागू हुआ। 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। चलिए, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था, तो आपातकाल लगाया कब गया था, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर 1962 में लगाया गया था। किस लिए, तो चाइना की युद्ध जो हुआ था उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा 1962 में। और इस क्या कारण था, तो चीन से जो युद्ध हुआ था यही कारण था, उस समय भारत में आपातकाल लगाया गया था, ये जानते रहिएगा। ठीक है, और भारत में ही आपातकाल लगाया गया था 1962 में, ये तो आपको पता हो गया। और यह आपातकाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो वह अनुच्छेद होगा 352 में, ये जानते रहिएगा यहाँ से। ठीक, चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली इस प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें, लाइव जुड़िए। अगर आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज रहा है तब भी जुड़िए, नहीं भेज रहा है तो डेली 10 बजे आप ऑटोमेटिक अपने यूट्यूब पर उपस्थित हो जाइए। ठीक, तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस क्लास में हमने 30 प्रश्न आपको कराए हैं, और 30 प्रश्न में कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दिए थे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।